हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सीरीज को स्टार्ट किया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो हम लोग का वो लेक्चर 1 था और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अराउंड 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम डेली के डेली एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझ रहे हैं, है ना। एक हर एक क्वेश्चन में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी हम लोग जान रहे हैं, तो बेसिकली वो एक क्वेश्चन नहीं है, हम लोग काफी सारे क्वेश्चन उसमें कवर कर ले रहे हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर अच्छे से फॉलो किया होगा, उसी तरीके से इसको भी फॉलो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो चुका था। आंसर था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, क्वेश्चन कह रहे हैं, इन एन इनकैंडेसेंट लैम्प, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ। ठीक, हम लोग ने पढ़ा ही था ये क्वेश्चन ऑलरेडी, थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि बल्ब जो है, बल्ब के अंदर जो इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कौन सा मेटल का होता है। तो टंगस्टन होता है ना। टंगस्टन होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या है? टंगस्टन का सिंबल है डब्ल्यू। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बोला था कि डब्ल्यू जो है टंगस्टन का जो साइंटिफिक नेम है, टंगस्टन के जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? टंगस्टन का जो साइंटिफिक नेम है वो है वुल्फॉर्म, FARM समथिंग ऐसे कुछ है। एकदम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है स्पेलिंग, लेकिन ऐसे कुछ वुल्फ वुल्फ टाइप से नाम है। ठीक है, वुल्फ्राम वुल्फ्राम, फार्म या फ्राम ऐसे कुछ है। ठीक है ना, देख लीजिएगा उसको। ठीक। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना। टंगस्टन यूज क्यों किया जाता है? मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये जब ग्लो करता है, इतना हाई टेम्परेचर पे होने के बावजूद क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता और एक लाइट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कारण। ठीक है। चले, तो इसमें काफी डिस्कशन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, इस वजह से आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ए फ्यूज वायर? फ्यूज वायर, पहली बात तो फ्यूज क्या चीज है? फ्यूज क्या चीज है? फ्यूज एक क्या है? हमारा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। कैसा, क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है हमको? ये ओवर करंट, ओवर करंट कह लो। अब ओवर करंट किस वजह से हो सकता है? तो ओवर करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट किसी भी रीजन से हो सकता है। तो ये हमको प्रोवाइड करता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक। फ्यूज हमारे इस काम आता है ये। ठीक। फ्यूज कई सारे हैं, हम लोग फ्यूज के ऊपर और भी क्वेश्चन लाएंगे। रिवायरेबल फ्यूज है, HRC फ्यूज है, कैसा कैसा है उस पर भी क्वेश्चन आएगा। बट अभी के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या ध्यान में रखना है कि विच इज़ द सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूज। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? तो हमको पता है कि फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट होती है लो मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड, लो रेजिस्टेंस। सेकंड क्या है? लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस किस लिए? देखो, लो रेजिस्टेंस होने से क्या होगा कि जब नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हमारी करंट फ्लो हो रही है तो उसके अंदर हीट प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो क्या कहना चाहिए, बाई डिफॉल्ट या फॉल्टी ऑपरेशन नहीं करेगा वो। ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, ये अपना मेन दो पार्ट है। करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, करंट जितना फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग हीट जनरेट होगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, बिकॉज हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू कितने समय के लिए फ्लो हुआ, टाइम। तो यहाँ क्या है हमारा, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। फ्यूज जनरली किसका बनाता है? तो टिन और लेड, टिन और लेड को मिला के हम लोग एलॉय बनाते हैं। उस एलॉय का बना होता है हमारा कितना परसेंट टिन?
परसेंटेज टीन और परसेंटेज लेड, ये कितना होता है ये आपको पता करना है। केमिस्ट्री में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्लियर? चले आगे। चलिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द मेटल्स। मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मेटल्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मेटल्स हैव जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मेटल हैव इन्फिनाइट टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का क्या, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो है तो उसका जो रेजिस्टेंस है, या कहना चाहिए रेजिस्टेंस जो है, will become independent, will become independent of टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो। पॉजिटिव होने से क्या है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। किसके केस में होता है ये चीज? ये हम लोग के में होता है जनरली मेटल्स में। ठीक। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये किस में होता है? ये होता है हमारे सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में एंड इंसुलेटर्स में। ठीक है, तो हमारे लिए आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? हमारे लिए आंसर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक। हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ये सब बनाने के लिए, या क्या कहते थे उसको, जब हम लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं ना, तो मेजरमेंट में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, मुझे वो एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस को याद नहीं आ रहा है। वो टेम्परेचर की वजह से होने वाला जो एरर है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, एरर ड्यू टू टेम्परेचर, एरर ड्यू टू टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। और उसके लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसका क्या नाम है, वो पर्टिकुलर नाम मैं भूल रहा हूँ, बट वो मटेरियल मुझे याद है, मैग्नीन का बना होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जस्ट मिनट। मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। ये देखिएगा ना, एक बार देखिएगा, एरर टू टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग क्या एक रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। नहीं पता, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या है? सबसे पहली बात तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का सिंबल क्या है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाई अल्फा। ठीक है। अब ये क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो किस तरीके से डिपेंडेंट होता है वो? तो R2 मीन्स टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस T2, R2 इज इक्वल टू R1। जहाँ पे कोई टेम्परेचर T1 है अभी उस समय, जहाँ पे हमको उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करते होगे। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर एट T2 माइनस T1। अब मुझे यहाँ से अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए क्या होगा, ये प्लस हुआ इधर माइनस हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, ये R1 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, R1 एक डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे R1 और T2 माइनस T1। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया मैंने, और कुछ नहीं किया है। ये जो भी आप ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये ऊपर का जो पार्ट है, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, ओम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट ही ओम आएगी। ये जो टेम्परेचर है इसका यूनिट क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ओम और ओम कैंसल हो जाएगा, अल्फा का जो क्या कहना चाहिए यूनिट है, वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है।
ठीक है, या पर डिग्री सेंटीग्रेड एक यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेंटीग्रेड इनवर्स। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको यूज करना है कई जगह पे। ठीक। क्लियर है यहाँ तक के? चलें आगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल्ड कलर इन अ रजिस्टर इंडिकेट्स अ टॉलरेंस ऑफ। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है ये? कलर कोडिंग ऑफ, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस के अंदर 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, क्या मल्टीप्लायर होता है, कौन सा टॉलरेंस है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? उस पर क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, बट एज सच आपको पता होना चाहिए कि आपने थोड़ी भी तैयारी की होगी तो आप जान रहे होंगे। तो हम लोग के पास फॉर्म एक हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक यूज किया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, या है ना, ऐसा करके हम लोग याद करते हैं, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लू येलो, ऐसा टाइप से। ठीक। तो उसके अंदर जो लास्ट के तीन रहते हैं, क्या रहते हैं? गोल्ड, सिल्वर, और अगर कोई सा भी क्या नहीं है, कलर कोड नहीं है, कोई भी कलर का बैंड नहीं है, तो उस केस में जो हमारा टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस कहो चाहे आप कहो कि एरर होगा, वो कितना होगा? गोल्ड के केस में 5% होता है, सिल्वर के केस में 10% होता है, और कुछ नहीं है तो क्या है? 20%। तो यहाँ आपको उल्टा याद रखना है। अगर गोल्ड है तो कम होगा, सिल्वर है तो ज़्यादा होगा। ठीक है ना? उसके रेट के हिसाब से आप कंपेयर कर लो कि गोल्ड का रेट ज़्यादा है तो टॉलरेंस कम, सिल्वर का रेट कम तो टॉलरेंस ज़्यादा। क्लियर है? ठीक। कलर कोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं, 3 बैंड, फोर बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड वाले क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको वैल्यू दे दी रहेगी 360 × 10⁻⁵ प्लस माइनस 5%, ऐसा करके है। आप बताओ कि इसमें जो सेकंड बैंड होगा वो क्या होगा, तो आपको उसमें भी उल्टा भी निकालने आना है। ठीक। क्वेश्चंस करेंगे वो भी हम लोग। आ जाओ। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर डैश सर्किट। सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर, नॉन लीनियर, और लीनियर, नॉन लीनियर, या सिर्फ सेमीकंडक्टर। तो ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? केवल और केवल लीनियर डिवाइस सर्किट्स के लिए। ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? लीनियर सर्किट्स के लिए ही वैलिड है। लेकिन अब आप देखोगे बहुत सारी चीज में हम लोग, लीनियरिटी क्या होती है किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, उसमें लीनियरिटी क्या होती है? क्या कोई भी मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, वो क्या कोई लीनियर है? क्या तो नहीं। कोई भी मटेरियल, कोई भी, क्या आना चाहिए, मटेरियल इन द सेंस कोई भी एलिमेंट, चाहे कैसा भी एलिमेंट हो, वो लीनियर नहीं होता। लीनियरिटी डिपेंड करती है, या लीनियरिटी किसी कोई मटेरियल शो करता है किसी रेंज में, है ना? फिर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ बस, कि वो किसी रेंज में आपको क्या करेगा, कोई चीज़ें लीनियरिटी शो करेगी। जैसे आपके घर में जो लाइट है, उसके अंदर लिखा रहेगा कि 200 से 240 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है। तो ये जो उसका ऑपरेटिंग रेंज है, यही क्या दिखा रहा है कि भाई 200 से नीचे जाएगा तो लाइट की देखना इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 240 के ऊपर जाएगा तो मे भी खराब हो जाए या जो भी हो। तो वो उसका जो लीनियर बिहेवियर है वो 200 से 240 वोल्ट के रेंज के बीच में है ना? तो उसी तरीके से जो भी हमारे डिवाइसेस हैं और जो भी अप्लाइंसेस हैं, वो सब भी क्या है, लीनियरिटी शो करते हैं, बट कब? एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही। ठीक है ना? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The slope of a graphical representation of Ohm's law can represent which of the following component? वो कह रहा है कि जो हमारा Ohm's law है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग मैं बना दूंगा आप लोग के लिए अभी। कैसे? ये रहा हमारा, यहाँ पे V, यहाँ पे I, और ये रही हमारी ये स्लोप इसका। अब इसका स्लोप अगर हम लोग निकालेंगे
स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कैसे निकलता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव curly black hair to produce beauty perpendicular upon बेस। किसी को डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है। परपेंडिकुलर क्या है? आई है। बेस क्या है? वी है। ठीक है। हमको मालूम है कि v बाई आई तो r होता है, तो i बाई वी क्या होता है? तो यार i बाई वी होता है 1/r। ठीक। तो ये स्लोप हमको क्या दे रहा है यहाँ पे? स्लोप हमें क्या दे रहा है? ये स्लोप हमें दे रहा है 1/r। ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है। ऑप्शन में है हमारे पास रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ना इम्पिडेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना इंडक्टिव रिएक्टेंस है। आंसर हमारे लिए क्या हो गया? आंसर हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस। वहीं अगर मैं इसमें एक और आंसर, एक और ऑप्शन ऐड करूं, अभी के लिए जो है हमारा आंसर क्वेश्चन जैसा हमारा यहाँ पे फ्रेम्ड है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। बट अगर मैं इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दूं और इसको मैं बोलूं कंडक्टेंस, तब क्या अभी भी मेरा आंसर यही रहेगा क्या? 1 रहेगा क्या? नहीं। अगर मेरे पास ऑप्शन में, अगर मेरे पास ऑप्शन में कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस हमारा क्या है? मोस्ट राइट आंसर, या बोलूं मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है। कोई हमसे पूछे कि ओम्स लॉ का जो स्लोप है वो हमको क्या दिखाता है, तो 1/r क्या होता है? जी होता है। जी मीन्स, जी किसका सिंबल है? कंडक्टेंस का सिंबल है। ठीक है। तो मोस्ट राइट आंसर हमारे लिए क्या होगा? अगर कंडक्टेंस नहीं दिया है तब आप रेजिस्टेंस पे टिक करना। बट अगर रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस के साथ में कंडक्टेंस भी ऑप्शन में है तो कंडक्टेंस ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर। और आप इसको कैसे निकाल सकते हो? और आप इसको निकाल सकते हो, फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई मतलब वाई एक्सिस में क्या है? आई है। एक्स एक्सिस में क्या है? वी है। सी मतलब ये ऑफसेट, इस मतलब ये कहाँ से, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता कुछ वैल्यू होती है इसकी तो वो हम लोग यहाँ रखते हैं, बट क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो सी इज इक्वल टू जीरो। एम जो है हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। तो वी इज इक्वल टू होता है आई आर, और आई इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ पे जो 1/r होगा वो हमारा m होगा, यही m हमारा क्या होता है? स्लोप होता है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ से निकालो चाहे से निकालो, मतलब सेम है, दोनों का आंसर सेम आना है। क्लियर। चलें आगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन, which of the following equation is sometimes referred to as Ohm's law of magnetic circuit? Ohm's law of magnetic circuit, मैग्नेटिक सर्किट के पहले हम लोग अपना Ohm's law जान लें। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है। V मीन्स क्या चीज है? V मीन्स होता है ईएमएफ या वोल्टेज आप कह लो। ठीक। I मीन्स करंट, और R मीन्स रेजिस्टेंस। ठीक है। ईएमएफ का, हाँ मुझे कहना चाहिए मैग्नेटिक सर्किट में हम उसको कहते हैं क्या? एमएमएफ। एमएमएफ को हम लोग डिनोट करते हैं एनआई से। करंट बन जाती है क्या? फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से। रेजिस्टेंस बन जाता है क्या? रिलक्टेंस। इसको हम लोग शो करते हैं एस से। ठीक है ना? तो फाई इज इक्वल टू एन आई। देख लेता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है एच एल इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू फाई एस। ये हम लोग एक रिलेशन है जिसको हम लोग जानते हैं। तो फाई इज इक्वल टू एन आई बाई एस। है क्या यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास? ऑप्शन
NI/S तो आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि ये एकदम सही आंसर है ना। हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पे NI/S हो, वो मिसिंग है। आंसर यही है, phi is equal to NI/S. It is sometimes referred to as Ohm's law of magnetic circuit. क्लियर है? जस्ट a minute. ओके, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये NI/S होगा पहला। Next question. A moving charge produces only electric field, only magnetic field, both electric and magnetic field, neither electric field, non-magnetic field. जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा, करंट होता है। ठीक, जब भी कोई करंट फ्लो करती है किसी भी सर्किट में, करंट फ्लो करती है, तो पहली चीज तो वो क्या बनाएगी, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये कैसे मालूम चला था हमको, ये कैसे मालूम चला था, ये हमको मालूम चला था ऑर्स्टेड। अब फिर से इसकी ऑर्स्टेड वायर की स्पेलिंग देख लेना, ORSTED ऐसी होगा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से। ठीक, फिजिक्स का पार्ट है, पता होना चाहिए आपको, है ना। करंट फ्लो हो रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गए इनके पास। ठीक है, एक मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज करेक्ट यूनिट ऑफ L एंड XL। L मीन्स इंडक्टेंस, L मीन्स इंडक्टेंस, XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस को हम लोग L से शो करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से। XL क्या है, XL इज इक्वल टू 2πf इंटू L। इंडक्टेंस तो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को किस में दिखाते हैं हम लोग, ये होता है हमेशा ओम में। तो आंसर क्या होगा, हेनरी एंड ओम, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, L एंड XL। जो इंडक्टेंस होता है या जो इंडक्टर होता है, ये क्या है, एक कोई भी वायर आप लो, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो। ठीक, और जब भी आप उसमें से करंट फ्लो कराओगे तो वो क्या बनाएगा, उसके अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो, है ना। तो बेसिकली यही इंडक्टर होता है, और इसके अंदर जो ये रिएक्टेंस शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्लियर है। फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई के लिए एक्सएल इज नॉट इक्वल टू जीरो, या कहना चाहिए अगर मेरा एसी की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी, इफ frequency is very high, if frequency is very high, ये ओपन सर्किट जैसे काम करेगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, ये ओपन सर्किट जैसा वर्क करेगा। सेकेंड चीज़, अगर मैं डीसी की बात करूं तो फॉर डीसी एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, और डीसी में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज एक्सएल की वैल्यू जीरो होती है ना। तो फॉर डीसी इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो क्या करता है इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है, बेसिकली डीसी को सब पास होने देता है, एसी को पास नहीं होने देता। अब इसी इंडक्टर की प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, फिल्टर बना सकते हैं। फिल्टर क्या चीज़ है, मुझे सामान लो कहीं से मेरा सप्लाई आ रहा है, उसमें एसी और डीसी मिक्स है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एसी चाहिए या सिर्फ डीसी चाहिए, तो मैं दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए किसका यूज कर सकता हूँ, सॉरी,
इंडक्टर का यूज कर सकता हूँ। ठीक, चलते हैं आगे। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, किसी प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है? तो ये हमारा होगा ये वोल्टेज। वोल्टेज से ये क्या करता है, करंट 90 डिग्री लैग करता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज, एनर्जी किसी भी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर के अंदर अगर एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो एनर्जी जो स्टोर होगी वो विल बी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग यू से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होगा हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक, कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, मैं एल टू नीचे है, 1/2 L² ऑप्शन नंबर बी, हाफ के जगह 0.5 लिख दिया, इस वजह से हमको एक बार में नजर नहीं आ रहा है, बट ये यही है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी जूल्स होगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड है इंडक्टर। अगर यही हमसे अगर कोई पूछ दे, क्या पूछे कि एनर्जी स्टोर्ड पर क्यूबिक मीटर, क्या एनर्जी स्टोर्ड पर क्यूबिक मीटर, एनर्जी स्टोर्ड पर क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा हमारा? हाफ म्यू नॉट म्यू आर एच का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है पर क्यूबिक मीटर का। अब आप इस चाहो तो इस एच को बी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर आंसर आ जाता है। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if current in self inductance, द करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस एल, एल की वैल्यू दिया हुआ है 40 मिली हेनरी, दैट मीन्स दैट 40 इंटू 10⁻³ हेनरी is to be increased uniformly from 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर। 1 एम्पियर से 11 एम्पियर तक जाना है इन 4 सेकेंड। EMF induced, EMF, EMF is equal to L times of di by dt। ठीक, L क्या है? 40 इंटू 10⁻³ इंटू एल 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 एल, सॉरी एल की वैल्यू तो हम लोगों ने लिख लिया, आई आई आई। आई क्या है? चेंज, डी आई बाई डी टी मीन्स चेंज इन करंट। तो कितना चेंज आया करंट में? 1 से 11 हो गया, तो चेंज निकालूंगा तो 11 - 10 कितने समय में? तो 0 से 4 मिली सेकेंड में, 0 से 4 मिली सेकेंड। 10⁻³ कैंसल, 10⁻³ कैंसल, 10 × 10 100 वोल्ट, 10 × 10 दैट इज 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है हमारे, जो क्या हो रहे हैं, 1 या 2 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, अब कोई हमेशा किसी को लग रहा होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, जिसने थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको लगेगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है काफी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक्स है। तो पहला चीज कि हम जो क्वेश्चंस आज सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिक ही हैं। दूसरी चीज, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप उठा के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आपको कुछ डाउट रहता है तो फिर बताइए कि नहीं हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने नहीं करा रहा हो तो फिर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है?
Consider the following statement. Consider the following statement. Choke coil is a high inductance coil. Loss of energy in choke coil is almost negligible. अब इसमें से कौन सी बातें इसके बारे में सही है? कौन सी बातें इसके बारे में सही है? चोक कॉइल एक हाईली इंडक्टिव कॉइल होता है क्या? तो बिल्कुल सही। चोक कॉइल क्या होता है? उसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है ताकि क्या ना हो, ताकि जो एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी है, एसी सिग्नल या कहना चाहिए एसी करंट, सिग्नल या करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ये अलाउ ना पास ना कर पाए, शुड नॉट पास थ्रू इट। पहला ये बात। दूसरा ये कि जो चोक कॉइल रहता है उसका हम लोग रेजिस्टेंस को कम से कम रखते हैं। रेजिस्टेंस को कम से कम रखने का रीजन क्या है? रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो चोक कॉइल के अंदर जबरदस्ती का मतलब फालतू की क्या होंगे, लॉसेस बढ़ेंगे। वो हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ठीक। रेजिस्टेंस को कम रखने से क्या होगा? रेजिस्टेंस को कम रखने से एक और फायदा होगा कि जो हमारा डीसी है, डीसी कैन इजीली पास थ्रू इट। ठीक है, ओके। चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में, दिट्स मीन्स दैट हम लोग को बात हो रही है कॉइल की, या कहना चाहिए इंडक्टर की। तो उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया हाफ इंटू एल। एल है 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आई, दैट इज 1 इंटू 1, 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, 50, 100, 0.5 है। क्लियर है? तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो वन लाइनर रहते हैं, इसको भी आप देखिएगा। चलते हैं आगे। Two coils each of self-inductance L are closely wounded in series such that the sense of the winding is opposite। ठीक है, सेंस ऑफ वाइंडिंग इसने क्या किया है, इस तरीके से उसने वाइंडिंग किया है ताकि सेंस ऑफ वाइंडिंग अपोजिट रहे। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, एक इंडक्टर था, ये दूसरा इंडक्टर है। सेंस ऑफ वाइंडिंग क्या है? अपोजिट है। सेंस ऑफ वाइंडिंग क्या है हमारी? अपोजिट है। क्योंकि सेंस ऑफ वाइंडिंग अपोजिट है तो क्या होगा, वो जो इंडक्टेंस है यहाँ का और जो इसका इंडक्टेंस हो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? चाहिए रहा जीरो। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? जीरो आएगा। क्लियर है? क्लियर।
चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the self inductance of a coil of 200 tons in which a current of 2 ampere produces a magnetic flux of 4 milliweber। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला जाना, एच एल इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू फाइव एस। मुझे क्या होना है, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या, तो 200 नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कितना है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई एच 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 0.1 हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यूज को पुट करनी है। ध्यान आपको ये देना है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट क्या होने चाहिए। जैसे कि आप आवर्स में टाइम है तो आपको नहीं यार आवर्स में नहीं सेकंड में लेना है, या सेकंड में नहीं लेना है आवर्स में लेना है। मिली वेबर नहीं होना चाहिए, मिली हेनरी नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स या फिर करंट जो है वो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर ये सब में नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज का ध्यान रखिए। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में हम अपनी एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक। इंडक्टर, इंडक्टर सिंपल एल, और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये एल है, ये क्या है, एक्सएल है। इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये हमको जानना है। तो इंडक्टर का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर ऑफ -2। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का बस एक चीज और है, एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर ऑफ -2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, को याद रखना है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टोरॉइड। टोरॉइड इज अ स्ट्रेट लॉन्ग, a long straight current carrying conductor bent in the form of circular shape। अब बार मैग्नेट है क्या, नहीं, तो टोरॉइड बार मैग्नेट नहीं होता। टोरॉइड बेसिकली क्या है, एक ऐसा गोल सा आपको नजर आएगा। ठीक। तो एक हम लोग ने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप में लाया, वो अब क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा टोरॉइड। जस्ट मिनट, दर्द कर देते हैं बैठे बैठे। अब आते हैं हम अपने 50th क्वेश्चन पे। Which of the given cores of an inductor will have the highest inductance। हाईएस्ट इंडक्टेंस हमसे पूछ रहे हैं, हाईएस्ट इंडक्टेंस कौन से केस में होगा। एच एल इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू फाइव एस। ये एच एल एस वाला एच एल, ठीक है। और अपने पास एक और फॉर्मूला है, एल आई इज इक्वल टू एन फाइव, एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई। नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, करंट की वैल्यू फिक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं
कि L is directly proportional to flux linkage। तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, कौन मटेरियल कैसा है। तो आयरन जो है इन सब में से सबसे क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, और उसका फ्लक्स लिंकेज एज कंपेयर टू कॉपर, वोल्ट और एयर ज़्यादा है, इस वजह से हाईएस्ट इंडक्टेंस ये हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। द टर्म परमियंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू डैश इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब परमियंस क्या चीज होती है? परमियंस इन मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू डैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट। Permeance means to allow or to flow। उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। कि जब भी हमारी जो मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस कहलाता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ, क्या कहना चाहिए हमारा, कैसे बोल रहा, परमियंस, फ्लक्स, फ्लक्स की फ्लो की जो इजीनेस, कितना इजीली फ्लक्स फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका परमियंस है। ठीक। सिमिलरली कितना इजीली करंट फ्लो कर सकती है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसका कंडक्टेंस कहा जा रहा है। क्लियर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, परमियंस जो है उसका यूनिट क्या है? तो उसका यूनिट है वेबर पर एम्पियर आर टर्न। वेबर पर एम्पियर टर्न। और परमियंस जो है will be inversely proportional to permeance। परमियंस को P से शो करेंगे, रिलक्टेंस को S से शो करेंगे। ठीक। चले आगे। When two coils having inductances of L1 and L2 are connected through mutual inductance M, the coefficient of coupling is given by। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है M इज इक्वल टू होता है K रूट अंडर L1 L2। K क्या हो जाएगा? K विल बी M रूट अंडर L1 बाई L2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिखा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की 3-4 वैल्यू पॉसिबल है। और k is less than 0.5, k is equal to 1 means tightly packed। टाइटली ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली। दैट इज परफेक्टली कपल्ड। k is equal to 0, no coupling। k is greater than good coupling।
और अगर उससे कम रहा तो बैड कपलिंग। या फिर कोई पूछे हमसे कि जो आइडियल किसी केस सिनेरियो में जो के की वैल्यू आइडियली कितनी हो सकती है, तो के की वैल्यू आइडियली 1 होगी। क्लियर। चले आगे। द कपलिंग बिटवीन टू मैकेनिकली कपल्ड कॉइल्स इज सेट टू बी आइडियल। देखो अभी क्वेश्चन आ गया, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज, क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग शुड बी 1। जिसमें लिखा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग टू मैग्नेटिक कॉइल्स इज सेट टू बी आइडियल, आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आइडियल कब होती है, जब उसकी के की वैल्यू 1 होती है, मतलब कुछ भी हमारा दोनों के बीच में लॉस नहीं हो रहा है। ठीक। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, इतना इतना, फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस आई एम यूजिंग द assuming the frequencies, sorry, 50 hertz, inductive reactance XL 2 pi FL, 2 into 3.14 into 50 millihenry, 100, 314, 628, 6.28 समथिंग आएगा, आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In one of the resistor, if one of the resistor in parallel circuit is removed, एक parallel circuit में हमने एक resistor को remove कर दिया, तो जो total resistance की value है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है increase। ठीक है, कैसे होती है, देखो एक resistance, दो resistance, तीन resistance, ये 100 ओम का है, ये 10 ओम का है मान लेते हैं, और ये 50 है। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको अभी सॉल्व करूं, कितना है ये हो जाएगा 10 टू 10 12 13, 100/13। अजीब सा कैलकुलेशन आ रहा है, बट देखो हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल में जितना आप और उसको ऐड करते जाओगे, हम्म, जितना आप रेजिस्टेंस और पैरेलल में ऐड करते जाओगे, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना आप सर्किट से पैरेलल से हटाते जाओगे, उतना वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। when number of capacitors are connected in series the equivalent capacitance is, कैपेसिटर के केस में इंडक्टर के केस का जस्ट उल्टा होता है। अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ये C1 है, ये C2 है, तो ओवरऑल C विल बी C1 प्लस C2, तो ओवरऑल क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट, when the number of inductors are connected in series the equivalent inductance increases। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। कैपेसिटर में अपोजिट होता है किसका, कैपेसिटर हम लोग क्या होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो आप पैरेलल में जितना जितना ऐड करते जाओगे, उतना क्या होते जाएगा, हमारा कैपेसिटर जो होगा उसकी वैल्यू, ओवरऑल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इंडक्टर के केस में वो इंक्रीज हो जाती है। इंडक्टर और रेजिस्टर क्या होते हैं, सेम टाइप का बिहेवियर शो करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैपेसिटेंस जो है अपोजिट बिहेवियर शो करता है। ठीक। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक दो क्वेश्चन थोड़े थोड़े से रिपीट हो जाते हैं, है ना, तो इतना तो चलता है आई थिंक। द कैपेसिटर इज द डिवाइस डिजाइन टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी एनर्जी स्टोर करता है भाई कैपेसिटर,
कैपेसिटर क्या है? सी। एनर्जी स्टोर कितनी करता है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है? U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यूनिट जूल। क्लियर है? एक कैपेसिटर के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है? इन्फिनाइट, वेरी लार्ज, स्मॉल और जीरो। तो सुपर कंडक्टर क्या है भाई? सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर है जिसकी जो कहना चाहिए हमारा रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी कितनी होती है? वो जीरो होती है। अब जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी, तो ऑब्वियसली जो कंडक्टिविटी है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी विल बिकम इनफिनाइट, बिकॉज रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो 1/0, दैट इज इनफिनाइट। क्लियर है? तो आज हम लोग ने क्या किया है, यहीं पे हम लोग हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 30 to 60 सॉल्व किया है ना, ऑफ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। कुछ और क्लासेस हम लोग अभी करेंगे बेसिक की। क्यों और क्लासेस जरूरत है? क्योंकि जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके, और एकदम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट वो भी जनरली लोग गलत ही करके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना? तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हमारे इसके आगे 60 to 90 तक के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, है ना? तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको ठीक लग रहा है, और लग रहा है कि नहीं हाँ मैं कुछ आज अच्छा पढ़ा हूँ, आज मैंने कुछ नया सीखा है, जाना है, तो ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है? ओके देन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट।